इस बार 5 लाख से ज्यादा वोटों से आप जीत दर्ज करेंगे। अब ये सर्टिफिकेट देने का मुझे अधिकार नहीं है। इतना भरोसा, इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? मोदी जी का आशीर्वाद बना रहे। तो आपको लगता है कि उन्नाव की जनता को आपने समर्पित किया? उन्नाव नंबर 1 पर है। इंडिया गठबंधन एक हो गया है, सपा कांग्रेस एक हो गए हैं, चुनौती नहीं मानते हैं? इंडिया गठबंधन जो है उसको मैं घमंडिया गठबंधन का, इसमें कुछ लोग बेल पर हैं, कुछ लोग जेल में जाने वाले हैं। विपक्ष का कहना है कि राम मंदिर का निर्माण इस टाइम इसीलिए कराया गया क्योंकि चुनाव सामने है, इसको पूरा भुनाने की कोशिश है, ऐसा आरोप लगाते हैं। इन हाथों ने सरयू के पानी से, धारा से लाशें निकाली हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव में किसको अच्छा मानते हैं? कौन बेहतर नेता है? राहुल गांधी तो पप्पू है, अखिलेश पढ़ा लिखा है। मोदी जी आप कहते हैं लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे, मोदी जी के बाद आप इसका चेहरा देखते हैं? और मोदी जी इसको आशीर्वाद दे देंगे। आज चुनावी कवरेज में बात उन्नाव संसदीय सीट की। उन्नाव जो कि राजधानी लखनऊ और औद्योगिक शहर कानपुर के बीच बसा हुआ है, कानपुर से लगे होने के कारण अपने चमड़ा उद्योग के लिए देश विदेश में मशहूर है। लेकिन 2014 से अगर हम बात करें तो बीजेपी का यहाँ पे कब्जा रहा है, जो कि कभी उन्नाव को कांग्रेस का दुर्ग कहते थे, लेकिन इस दुर्ग में सेंध लगाने का काम यहाँ के बीजेपी के सांसद और हिंदू फायर ब्रांड नेता साक्षी महाराज ने किया है। साक्षी जी आज हमारे साथ हैं। साक्षी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। साक्षी जी, एक बार फिर से पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, लगातार तीसरी बार है। जब आप पहली बार यहां से चुनाव लड़े 2014 में, तब आपने 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। दूसरी बार 2019 में बात करें तो 4 लाख वोटों से ज्यादा जीत दर्ज की। अब मैं आ रहा था तो पूरे शहर में पोस्टर बैनर लगे हैं कि इस बार 5 लाख से ज्यादा वोटों से आप जीत दर्ज करेंगे। इतना भरोसा, इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का धन्यवाद। मैं अभिभूत हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसके शीर्ष नेतृत्व ने मुझे उन्नाव से तीसरी बार और कुल मिलाकर के 7वीं बार राष्ट्र की सेवा करने के लिए मैदान में उतारा है। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का और विशेष करके भारत के भाग्य विधाता, यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के नेता माननीय मोदी जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जिनके कारण मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और तीसरी पारी खेलने के लिए तैयार हूँ। जहाँ तक आपने एक प्रश्न खड़ा कर दिया कि 14 में 3 लाख से ज़्यादा, 19 में 4 लाख से ज़्यादा, अब मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। जैसे ही मेरा टिकट डिक्लेयर हुआ तो पूरे जनपद में एक ही गूंज, पोस्टर, नारे, अब की बार 5 लाख पार। ये आत्मविश्वास केवल मेरा नहीं है, ये आत्मविश्वास माननीय मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका साथ, इस महामंत्र के साथ जो सारे देश में विकास किया है, उसी धारा में उन्नाव में भी ऐतिहासिक विकास हुआ है। पिछले 65 सालों में जो विकास नहीं हुआ, ये 10 साल बेमिसाल रहे हैं उन्नाव के लिए भी और सारे देश के लिए भी। जैसा कि आप जानते हैं, मैं 7वीं बार सांसद बनने वाला हूं, लंबी राजनीति की पारी खेलता रहा हूं, परंतु मैंने भी वो विकास जिंदगी में कभी नहीं देखा। मैं मथुरा भी रहा, मैं फर्रुखाबाद भी रहा। जब से मोदी जी का कार्यकाल प्रारंभ हुआ है, तो जिस तरह से सारे देश में विकास की त्रिवेणी को प्रभावित किया गया है और मोदी जी ने उसी आधार पर आत्मविश्वास के साथ, बिना भेदभाव के जो काम किया, तो उसी आत्मविश्वास के साथ पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था अब की बार 400 पार। तो अगर मोदी जैसा व्यक्ति, जिसके विषय में पूरा हिंदुस्तान विश्वास करता है कि मोदी गारंटी का नाम है,
मोदी ने कह दिया वो मोदी की गारंटी है। और आज तक मोदी जो जो कहते रहे हैं वो सारे का सारा पूरा किया है। तो मोदी जी ने आत्मविश्वास के साथ 140 करोड़ का नाम लेके कहा अब की बार 400 पार। तो हिंदुस्तान की जनता मोदी जी को 400 पार करने ही वाली है, उसमें कहीं कोई कमी आने वाली नहीं है। आप उन्नाव में बैठे हैं, जनता ने नारा बेशक 5 लाख पार का लगाया है, पर भगवान मुझे ताकत दे और मेरे शीर्ष नेतृत्व मोदी जी का आशीर्वाद बना रहे तो 6 लाख पार करके मैं दिल्ली जाऊंगा। 6 लाख से कम में लगेगा तो मुझे लगता है मेरी सेवा में कुछ कमी रह गई है। नहीं, लेकिन बहुत भरोसा आपको 6 लाख का है, अच्छी बात है। लेकिन महाराज जी, कुछ इन 10 सालों के काम अहम काम ऐसे होंगे जो हमसे आप साझा करिए, जो आपको लगता है कि उन्नाव की जनता को आपने समर्पित किया। ऐसे कौन से 2-4 काम एक बड़े बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वोटों की राजनीति नहीं करती, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती, परिवारवाद की राजनीति नहीं करती, जातिवाद की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है और राष्ट्रवाद की राजनीति करती है। हम राजनीति में राजनीति के लिए नहीं है। हमारे मोदी जी का कहना है कि हम राजनीति में राजनीति के लिए बिल्कुल नहीं है। हम राजनीति में राष्ट्र के लिए हैं, राष्ट्र की जनता के विकास के लिए हैं। अगर आप ये प्रश्न करते हैं कोई 1-2 काम बताइए, मुझे अच्छा लगा। मैं केवल कल का काम बताता हूं जो कल होने वाला है। कल माननीय मोदी जी आजमगढ़ रहने वाले हैं और पूरे प्रदेश में लाइव आने वाले हैं, हर जनपद में। मेरे जनपद में कल 207 किलोमीटर प्रधानमंत्री सड़क, उनका लोकार्पण होना है। मोदी जी आजमगढ़ होंगे, साक्षी महाराज उन्नाव में होंगे और 207 किलोमीटर सड़क पूरे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत उन्नाव नंबर 1 पर है। तो जनता का आशीर्वाद तो फिर मिलेगा ही, जनता तो कृपा करेगी ही। और आप जानते हैं प्रधानमंत्री सड़क योजना में जो सड़कें बनती हैं बहुत मजबूत, बहुत अच्छी बनती हैं। ये योजना कभी चलाई थी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, लेकिन आज जिस प्रकार से नेशनल हाईवे बन रहे हैं बहुत द्रुत गति से, ऐसे ही सारे देश में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत काम हो रहा है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि उन्नाव हिंदुस्तान में नंबर 1 पर है। अब आप ये कानपुर से लखनऊ एक्सप्रेस पे देख रहे हैं, जाम में फंस जाते हैं, घंटों लग जाते हैं। ये बन के तैयार होगा तो 30 से 35 मिनट में आप कानपुर लखनऊ की यात्रा करने वाले हैं। आप गंगा एक्सप्रेस पे देख रहे हैं, कितना बढ़िया बना है। और अभी आप ये देख लीजिए, उन्नाव से लालगंज का ये 31 NH बन के तैयार हो गया, लोग दौड़ रहे हैं। कल मैं गया, जाता था तो परेशान होता था कि इसी रास्ते से लौटना पड़ेगा। और कल मैं जब चला धानीखेड़ा के पास भरतीपुर से, तो 40 मिनट में वहां से यहां तक आ गया। इतने विकास के संपर्क में बिजली कभी आती नहीं थी। मैं जब चुनाव लड़ने 2014 में आया तो दही चौकी में एशिया का बहुत बड़ा पावर हाउस है। तब मैनपुरी में, सैफई में बिजली जाती नहीं थी, दुर्विसंधी थी, रायबरेली में नहीं जाती थी, उन्नाव में आती नहीं थी, उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में नहीं आती थी। तो मेरा उस समय का स्लोगन था कि भाइयों, मुझे अगर आप यहाँ से सांसद बना देंगे तो सैफई के और मैनपुरी वाले फीडर के तार काट के उन्नाव के फीडर में जोड़ूंगा तो बिजली आपको मिलेगी। संत के वचन पर लोगों ने विश्वास किया कि ये बाबा जरूर ऐसा कर देगा, तो ऐतिहासिक विजय दिलाई। परिणाम आज हम शहरों में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, केवल उन्नाव में नहीं। अब हम कह सकते हैं मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी काम कर रहे हैं। गांव में 16 घंटे बिजली दे रहे हैं, कस्बों में 18 घंटे बिजली दे रहे हैं। तो ये बड़ा काम जो हुआ है, ये काम बोल रहा है। अभी आपने देखा कि नहीं देखा, पत्रकार हैं, देखा भी होगा, सुना भी होगा, 45 दिन तक मोदी की गारंटी वाला रथ हर ग्राम पंचायत तक गया
और मैंने प्रयास किया अधिक से अधिक जगह में जाऊं। तो जब ये रथ जाता था तो वहां मेला लगता था, सरकार के सारे विभाग के अधिकारी जाते थे, जो लाभार्थी हैं, जो वस्तु उनके पास होती थी, चाहे आयुष्मान कार्ड हो या जो भी अपेक्षा हो, वहां बांटा जाता था। जो रह गए उनको समझाया जाता था, भाई हम देने के लिए आए, मोदी जी ने भेजा। तो मोदी के विकास का, मोदी की गारंटी का जादू इतना सिर चढ़ करके बोल रहा है। उन्नाव और हिंदुस्तान की जनता किसी की सुनने वाली नहीं है, और मैं उन्नाव की जनता को तो सिर झुका के दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, क्योंकि जब मैं उन्नाव आया था, मैं उन्नाव को नहीं जानता था, उन्नाव मुझे नहीं जानती थी। पर उन्नाव कलम की धरती है, यहां पढ़े लिखे विद्वान लोग रहते हैं। उन्नाव वो धरती है, संविधान सभा में यहां के 2 सदस्य थे। उन्नाव वो धरती है जहां पंडित चंद्रशेखर आजाद, ये तलवार की धरती भी है, बड़े बड़े वीर योद्धा अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी, शातन पासी, राजा राम भगत सिंह, और ये धरती कमंडल की भी है। महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण यहीं लिखी थी, सीता जी ने वनवास यहीं काटा था, लवकुश यहीं पैदा हुए थे, और जब राजसूय यज्ञ हुआ था, राम जी ने घोड़ा छोड़ा था, घोड़ा यहीं पकड़ के बांधा गया था, यहीं युद्ध हुआ था राम की सेना के साथ। तो ये तलवार की धरती है, कलम की धरती है, कमंडल की धरती है। यहाँ की जनता, मैं तो उपकाशी कहूँगा इसको, मोदी जी काशी और मेरी उपकाशी। यहाँ की जनता इतनी सुधी है, यहाँ का मतदाता, कि मेरे पास शब्द नहीं किन शब्दों में उनका धन्यवाद करूं। जब मैं 14 में आया तो 3 लाख से 3.5 लाख के करीब वोटों से विजय श्री का वरण यहाँ की जनता के माध्यम से मैंने किया। 19 में 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीता। और अब जनता अभी तो हमारा प्रचार प्रसार शुरू नहीं हुआ और जनता ने प्रचार कर दिया, जहां कहीं जा रहे हैं वही चिल्ला रहा है। पर जो स्थिति है, 14 में मेरे आगे बड़े बड़े योद्धा लड़ रहे थे, 19 में भी कुछ थे लड़ने वाले, पर 24 में कोई लड़ने वाला नहीं है। जो मैदान में उनके अपने वोट 100 भी नहीं है संसदीय क्षेत्र में, और साक्षी महाराज के पास तो पूरे के पूरे वोट हैं। अब हिंदू भी और मुसलमान का कोई भेद नहीं रह गया है, मुसलमान भी मोदी का मुरीद हो गया है। तो मुझे लगता है मेरे मुंह से अगर 6 लाख की बात निकली है तो उन्नाव की जनता 6 लाख से ऊपर लेकर के जाएगी। और कुछ पूछना चाहें तो बताइए। साक्षी जी, वैसे सड़क की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं, हम भी आए तो हमें भी बदलाव देखने को मिला, और इस जिले को 3 हाईवों का सौगात है। मैं भी रायबरेली का रहने वाला हूं, और जिस बात को आप कह रहे थे उस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि अब आने जाने में जो सुविधा है वो पहले नहीं थी। लेकिन साक्षी जी, जिस तरह आपने कहा कि आपके सामने प्रतिद्वंदी कोई नहीं है, लेकिन इस बार भी प्रतिद्वंदी आपके सामने अनु टंडन है, लेकिन इंडिया गठबंधन एक हो गया है, सपा कांग्रेस एक हो गए हैं, चुनौती नहीं मानते हैं आप? नहीं, मैं चुनौती इसलिए नहीं मानता, वो इसको मानते होंगे, हम इकट्ठे हो गए। इंडिया गठबंधन जो है उसको मैं घमंडिया गठबंधन कहता हूं। और ये चोरों का संगठन है। इसमें कुछ लोग बेल पर हैं, कुछ लोग जेल में जाने वाले हैं, और आरोप लगाते हैं फिर वो ईडी पर, इनकम टैक्स पर, दूसरी जांच एजेंसियों पर। लेकिन जब जो सच्चाई है, उस सच्चाई को क्यों नकार सकता? अब जिसकी बात आपने की इंडिया गठबंधन की, जिसे मैं घमंडिया गठबंधन कहता हूं, कोई नेता नहीं है, कोई नीति नहीं है। वो ये तो कहते मोदी हटाओ, क्यों? खड़े को सुना आपने? अगर मोदी आ गया तो सनातन धर्म मजबूत हो जाएगा, इसलिए मोदी को हटाओ। स्टालिन को सुना आपने? अगर मोदी आ गया तो हिंदू धर्म मजबूत हो जाएगा। ये हिंदू धर्म डेंगू है, मलेरिया है। तो जब ऐसी बातें इंडिया गठबंधन वाले करेंगे, प्रभु श्री राम का मंदिर बनेगा और ये विरोध करेंगे, मोदी जी प्रधानमंत्री होकर के प्राण प्रतिष्ठा करने जाएंगे, ये विरोध करेंगे,
और जब हम मंदिर का आंदोलन लड़ रहे थे और नारा लगाते थे सौगंध राम की खाते मंदिर वही बनाएंगे, तो ये कहते थे ये चालू है, तारीख नहीं बताएंगे। अब सबको हमने न्योता दिया तो नीचे ऊपर देखने लगे, कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो फिर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन वालों ने कहा कि मंदिर तो हम जाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। तब हमसे तारीख पूछ रहे थे, अब जनता इनसे तारीख पूछ रही है, तो कह रहे मंदिर तो हम जाएंगे, भगवान के विरोधी नहीं है, राम के विरोधी नहीं है, मंदिर हम जाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, 22 तारीख को तो नहीं जा रहे। लेकिन इसी राम मंदिर के निर्माण को लेकर ही टाइमिंग जो है, विपक्ष का कहना है कि राम मंदिर का निर्माण इस टाइम इसीलिए कराया गया क्योंकि चुनाव सामने है, इसको पूरा भुनाने की कोशिश है, ऐसा आरोप लगाते हैं। नहीं, देखिए खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचती है, विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ है नहीं। ये लड़ाई तो 550 साल पुरानी है। आप जिन साक्षी महाराज के सामने बैठे हैं, इन हाथों ने सरयू के पानी से, धारा से लाशें निकाली हैं। कोठारी बंधुओं को, लाशों को उठा करके हम लाए थे अपने हाथों से। 4 धाम मंदिर में मक्खियां उनके ऊपर हम मार रहे थे, हमें भी गोली लग सकती थी, पर आपसे बात करनी थी, यहां का सांसद बनना था, मैं बच गया। जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पर बैठे हुए शासक ने सारे हिंदुत्व को, धर्म को ललकारा था कि अयोध्या में परिंदा पर नहीं मार सकता, मैं तो राजनीति में नहीं था, पर मेरी आत्मा ने मुझे दुत्कारा कि इस चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए। तब मैं अयोध्या के आंदोलन में कूदा, और जब अयोध्या के आंदोलन में कूदा तो उस समय अयोध्या में कम्युनिस्ट पार्टी के मित्रसेन यादव एमपी हुआ करते थे। तो आप जैसे पत्रकार हमको जय श्री राम कहने से रोकते थे, बोले यहाँ की जनता तो कम्युनिस्ट है, पहले अपना एमपी तो बना लो तब जय श्री राम बोलना। तब सोचा कि अयोध्या, मथुरा, काशी 3 की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, 3 जगह हमारा एमपी होना चाहिए। तो संगठन की कृपा कि मुझे इस लायक समझा, विनय कटियार को अयोध्या, श्रीचंद दीक्षित जी को काशी जी, और साक्षी महाराज से कहा कि नहीं आप मथुरा। जब मथुरा बहुत ही कठिन सीट थी, राम जी की कृपा हुई, जनता का आशीर्वाद हुआ, संगठन ने आशीर्वाद दिया, इन 3 सीटों के साथ हम और भी सीट जीत गए। वहां से फिर मेरी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ हो गई। लेकिन विपक्ष यही तो कहता है कि मंदिर कौन जाए कौन ना जाए ये आस्था का विषय है, या ये कह लीजिए कि हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि विपक्ष का किस नेता को आप हिंदूवादी मानते हैं, या आपको लगता है कि विपक्ष में कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं? देखिए, कौन मंदिर जाए कौन मंदिर न जाए, कौन किस धर्म को मानेगा किसको नहीं मानेगा, कौन राम को मानेगा, कृष्ण को मानेगा, कोई शिव को मानेगा, कोई ईसा को मानेगा, कोई मूसा को मानेगा, ये व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है। इस पर मैं भी कोई प्रश्न खड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन दूसरे के मंदिर को तोड़ना, दूसरे की आस्था पर आघात पहुंचाना, और गंगा पर गंगादास, जमुना पर जमुनादास। हम जब कुछ नहीं थे, हमारे 2 एमपी नहीं थे, तब भी हम मंदिर की बात करते थे, राम की बात करते थे। हम 84 हो गए तब भी हम राम की बात करते थे। हम विपक्ष में थे तब भी राम की बात करते थे। अगर हम मंदिर के लिए हम केवल इसका लाभ उठाना चाहते तो सत्ता में आगे हम राम को छोड़ देते। तो हमने राम को भी नहीं छोड़ा और हमने एनडीए को भी नहीं छोड़ा। पूरे बहुमत में आने के बाद हम एनडीए को सम्मान के साथ अपने साथ रखे हुए हैं, राम को अपना आदर्श मान रहे हैं। और प्राण प्रतिष्ठा के बाद हमने तो यह माना कि 1947 में देश आजाद हुआ था, राम राष्ट्र की आत्मा है, वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी। हम मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करेंगे कि 22 जनवरी 2024 को राष्ट्र में उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा राम की कर दी, और सारा देश नहीं सारा विश्व उस दिन खुशियां मना रहा था। तो अब प्रश्न यह है कि हम विपक्ष में किसे हिंदू मानते हैं। हमारे मानने से कुछ नहीं होता, लेकिन जो लोग समयानुसार मुस्लिम टोपी लगा लेते हैं, समय होता है तिलक लगा लेते हैं,
उन्हें ये पता नहीं कि जनेऊ कहां पहनना जाता है, कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं। राहुल गांधी अभी महाकालेश्वर में गए थे, उन्होंने पूजा पाठ की थी। हाँ भाई, तो मैं कह रहा हूं वो राहुल गांधी कोट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं। तो कोई हिंदू क्या कोट के ऊपर आपने जनेऊ पहने देखा है? और एक और राजनीति में है, दिल्ली में बैठे हैं केजरीवाल जी। गिरगिट भी इतने रंग नहीं बदलती है जितने रंग वो बदलते हैं। बेचारी दिल्ली की जनता उनको मुख्यमंत्री बना के पछता रही है। इस चुनाव में उनको सटीक जवाब मिलने वाला है। अच्छा, आपने तमाम तरह की बातें की, तो राहुल गांधी हमेशा आपके निशाने पे क्यों रहते हैं? नहीं, मेरे निशाने पर नहीं रहते, राहुल गांधी स्वयं अपने निशाने पर ही रहते हैं। एक दिन पार्लियामेंट में खड़े होके बोले, मैं पप्पू हूं। आपको मैं पप्पू दिखाई देता हूं? अच्छा, मैं पप्पू ही सही। वो अब आलू से सोना बनाएंगे वो, तो हम क्या करें? जो आलू से सोना बनाएंगे, ये अच्छी बात है। लेकिन न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, पूरे देश में जा रहे हैं, काफी उनको समर्थन मिल रहा है। आपकी उन्नाव से भी कुछ दिन पहले गई थी न्याय यात्रा। तो न्याय यात्रा, न्याय किस चीज से? न्याय से उन्नाव से गई थी, और संयोग से उस दिन मैं यहीं पर था। उस यात्रा की भव्यता दिव्यता को मैं देख करके स्वयं अपनी हंसी को नहीं रोक पाया था। लेकिन दुर्भाग्य है, जिस पार्टी को प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। आप न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। स्वर्ण मंदिर पर अटैक किसने कराया था? आपको शर्म नहीं आई? न्याय यात्रा। आपने हजारों हजारों कश्मीरी पंडितों को विस्थापित करा दिया, सत्ता में थे, एक शब्द आपने नहीं बोला। अब न्याय यात्रा। एक तिरंगा, एक व्यक्ति कश्मीर में श्रीनगर नहीं जा सकता था, और ये तिरंगा लेकर के चले गए किसकी मेहरबानी पर? मोदी है तो मुमकिन है। और एक बार ही मोदी का धन्यवाद नहीं कर पाई है। तो चाहे ये तिरंगा यात्रा निकालें, चाहे एकता यात्रा निकालें, चाहे न्याय यात्रा निकालें, जनता है, सब जानती है, इन्हें प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। देश के टुकड़े किसने करवाए थे? देश के टुकड़े करने के लिए आप जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान से ट्रेन की ट्रेन लाशों की हिंदुस्तान में चली आ रही थी, उनका हिसाब कौन देगा? आजादी के दीवानों की फांसी को इनके लोग रोक सकते थे, हिंदुस्तान में नहीं रोक पाए। मोदी ने कतर में रोक दी फांसी। तो मोदी का जो स्तर है, स्टेटस है, ये जितने भी एनडीए के नेता हैं, कमर तक भी कोई नहीं जा सकता। बहुत लंबे समय तक ये मोदी युग रहने वाला है। राष्ट्र की राजनीति होने वाली है। हिंदुस्तान जग गया है, हिंदू जग गया है, और हिंदुस्तान के साथ, हिंदुओं के साथ हिंदुस्तान का मुसलमान भी जग गया है। क्यों? कि पहली बार मुसलमान ने विकास को देखा है। आपको आश्चर्य होगा, विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस पहले ये कहकर के वोट लिया करते थे, बीजेपी आ गई, मुसलमानों तुम्हें खा जाएगी, बड़े खतरनाक हैं ये लोग। बस यही इनके पास महामंत्र था, मुसलमानों को बहकाने का। बीजेपी आ गई, तुम्हें खा जाएगी। मेरी समझ में नहीं आता, हम तो लहसुन नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, चाय नहीं पीते, मुसलमान को कैसे खाएंगे? अब इस 10 साल में मुसलमान ने देख लिया कि दंगे के नाम पर हिंदू मुसलमान के खून की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरी। और विकास एक आंख से, अगर आवास हिंदू को मिला है तो मुसलमानों को मिला है, अगर गैस सिलेंडर हिंदू को मिला है तो मुसलमानों को मिला है, आयुष्मान कार्ड हिंदू को मिला है तो मुसलमानों को मिला है। ये विकास की जो त्रिवेणी प्रवाहित की है मोदी जी ने, गजब कर दिया। ऐसा गजब कर दिया, मैं भी नहीं सोच पा रहा था इस तरह से मुसलमान बदलेगा। कई तथाकथित हिंदुओं से मुसलमान कट्टर हिंदू बन चुका। अब मुसलमान यह कहने लगा हम राम के वंशज हैं, हम पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं। हमने तो नहीं कहा कि ऐसा बोलो, हम तो कहने नहीं जा रहे। वो स्वयं आगे बढ़ करके आ रहे हैं और मोदी को अपना परिवार मान रहे हैं। और मोदी को भी प्रणाम करते हैं, महानता मोदी की। मोदी ने सबको G20 किया था,
तो वसुधैव कुटुंबकम स्लोगन था। सारी दुनिया आई देख रही थी, बोले ये तो वसुधा को अपना परिवार मानता है। तो G20 में आए हुए नेताओं ने सोचा सारे विश्व में शांति यही व्यक्ति ला सकता है, ये भारत ही ला सकता है। और हमारा शास्त्र कहते हैं अयम निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हम बड़ी सोच के लोग हैं, हमने सारे विश्व के स्वास्थ्य की चिंता की, तभी तो मोदी जी ने 21 जून योगा डे के रूप में और सारे विश्व ने स्वीकार कर लिया, मुसलमान भी योग करने लगा। हम लोग वो हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन और भारत के राष्ट्रवादी नेताओं की सोच छोटी नहीं है, बड़ी है, विशाल है, समष्टि की है, व्यष्टि की नहीं है, वो सबके कल्याण की है। और ये मोदी जी के बारे में कहना चाहूंगा, मुझे नहीं लगता कि मोदी व्यक्ति, मुझे लगता है युग पुरुष है, कोई अवतारी पुरुष है। भारत का ही नहीं, विश्व को संकट से बचाने के लिए मोदी आए। कोरोना आया था और कोरोना काल में हमने 2 वैक्सीन मोदी जी की कृपा से बन गई, देश को तो बचाया ही और विदेशों में भी फ्री में वैक्सीन भेज दी, विदेशों को भी बचाया। तो विदेश के लोग भी मोदी को देवदूत मानते हैं। तो मोदी का जो कर्म है, और मोदी जी कहते हैं मैं जो कहता हूं या सपना देखता हूं उसे साकार करने के लिए मेहनत करता हूं। लेकिन जिन मुसलमानों की आप बात कर रहे हैं, उन्हीं से हटकर कुछ मुसलमान ओवैसी जैसे नेता हैं जो तमाम तरह के बयानात को लेकर चर्चा में रहते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, उनको लेकर के वो किस तरह के मुसलमान? देखिए, उन मुसलमानों के बारे में जो बहुत लीगी है, जो राजनीति में रोटियां सेकना चाहते हैं या राजनीति में जमीन बनाना चाहते हैं, उनके लिए समझदार पढ़े लिखे मुसलमान ही उत्तर दे रहे हैं। अगर मैं कुछ कहूंगा तो वो विवादित हो जाएगा, लोग कह रहे हैं साक्षी महाराज ने ऐसा क्यों कहा। उनको तो पढ़े लिखे मुसलमान ही गालियां दे रहे हैं। आजकल टीवी पर बहुत बहस चलने लगी है। पहले तो हम लोग बहस करते थे तो हिंदू पर मुसलमान हो जाता था, डर लगता था, लेकिन तो अब तो मुसलमान ही मुसलमान को जवाब देने, मुसलमानों की लड़कियां एक से एक। मैं तो आश्चर्यचकित हूं किस तरह से मुस्लिम बहनें और भाई मोदी जी का पक्ष लेकर के, राष्ट्र का पक्ष लेकर के कट्टरवादियों को, लीगीवादियों को जवाब दे रहे हैं। उसके लिए मैं नतमस्तक हूं, उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। लेकिन ऐसे ही नहीं ये परिवर्तन हुआ है, ये मोदी जी की कृपा से, मोदी है तो ये मुमकिन हो पाया। लेकिन हिंदू राष्ट्र की जो गूंज सुनाई पड़ रही, फिर ऐसे मुसलमान स्वीकार करेंगे या होना चाहिए? आप लोग तो, मुझे लगता है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से हिंदू राष्ट्र से ज्यादा इस राम राज्य को अच्छा समझता हूं। क्योंकि राम राज्य की परिभाषा है दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। हिंदू राष्ट्र तो कंस भी हिंदू था पर राज तो अच्छा नहीं था, हिरण्याकश्यप भी हिंदू था, राज तो अच्छा नहीं था, रावण भी हिंदू था, राज तो अच्छा नहीं था। तो हिंदू राष्ट्र ये समीक्षा का विषय है। हिंदू राष्ट्र से राम राज्य अच्छा है और राम राज्य की स्थापना हो चुकी है। स्थापना करने वाले जननायक माननीय मोदी जी है, उनका हृदय से हम अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। लेकिन इस पॉलिटिक्स की, इस राजनीति में मोदी जी के परिवार पे भी सवाल उठने लगे हैं। लोग, बड़े बड़े नेता कहते हैं उनका परिवार ही नहीं है। लालू जी का बयान आपने सुना होगा। देखिए, प्रभु श्री राम का जो राज्याभिषेक हुआ था, मैं आध्यात्मिक व्यक्तियों से बात कह रहा हूं, तो तब तक सीताराम की थी। तो कल राजसाहब होने वाला है, तो आपस में वार्ता कर रहे थे। तो राम जी ने कहा, सीते आज तक अभी तक मैं तुम्हारा हूं और तिलक हो जाने के बाद मैं संपूर्ण राष्ट्र का हो जाऊंगा, मैं सबका हो जाऊंगा, परिवार का नहीं। अब ये लोग मूर्ख हैं जो आरोप लगाते हैं मोदी का परिवार नहीं है, जो वसुधा को ही अपना परिवार मानता है। मोदी ने 140 करोड़ को अपना परिवार मान लिया और लोग उन्हें अपने परिवारीजन मानते हैं।
और मोदी जी अपने भाषण में कहते हैं मेरे प्यारे परिवारी जनों, ये क्या है? ये समष्टि है। और परिवार के जब लोग होते हैं, परिवार होता, परिवार का जो मुखिया होता है, वो परिवार का मुखिया सबको खिलाने के बाद खाता है। तो मोदी जी ने अगर ये कह दिया कि 140 करोड़ का मेरा परिवार है, ये मोदी परिवार है, तो मोदी सबके रहने की, सबके पीने की, सबके खाने की, सबके पहनने की, सबकी चिंता करेंगे, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सबकी चिंता करेंगे। और वो दिन रात चिंता कर रहे हैं। मैं इस बात को लेकर अभिभूत हूं कि लगभग 34 साल से मैं राजनीति में हूं। मैंने 24 साल में उतना कुछ भी काम नहीं किया, 10% भी। इन 10 सालों में मोदी जी के आगे करना पड़ा है। मोदी न रुकते हैं न रुकने देते हैं, न ठहरते हैं न ठहरने देते हैं। हर मंत्री से, हर सांसद से, हर विधायक से एक एक मिनट का हिसाब वो मांगते हैं और कहते हैं कि जरा ये काम किया कि नहीं किया, नमो ऐप पर डालो, सरल ऐप पर डालो, ताजा ताजा, कहीं हेरा फेरी नहीं चलेगी। तो साक्षी जी, हम थोड़ा आपके उन्नाव पे कामकाज को लेकर वापस लौटते हैं। उन्नाव में हमारी बात हुई तो लेदर इंडस्ट्री को लेकर यहाँ पर काफ़ी काम होता है, लेकिन जो कारोबारी हैं उनका कहना है कि चूंकि गंगा है यहाँ पे, तो गंगा में गंदगी को लेकर काफ़ी जो अफसर हैं उनको प्रताड़ित करते हैं। एक अच्छी चिकित्सीय सुविधा यहाँ पर नहीं है, एक रेफर सेंटर बताया जाता है, ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए, ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए थी। देखिए, ट्रॉमा सेंटर तो यहाँ बना है जी, लेकिन ये जो टेनरियां हैं, लेदर की फैक्ट्रियां और बूचड़ खाने, उन्नाव में नहीं होनी चाहिए। इनके कारण गंगा को जो मोदी निर्मल बनाने का संकल्प लिया था, सारी गंदगी, ताज़ा खून, गंदगी सारी की सारी गंगा में जाती है। मैंने परसों इस मुद्दे को बहुत अच्छी तरह से दिशा की बैठक में उठाया था, अपने डीएम से कहा था, और मैं मुख्यमंत्री से भी बात करता हूं, और केंद्र के जल संसाधन मंत्री माननीय शेखावत जी हैं, गजेंद्र शेखावत जी, उनसे भी मेरी वार्ता रहती है। और जानबूझ करके मैं भारत सरकार की इसी स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर बनाऊं। मेरा प्रयास है कि टेनरियां, बूचड़खाने यहां से बंद होना चाहिए। अगर चलने भी हों तो जंगलात में कहीं एकांत में जाके, यहां से हटा के कहीं एकांत में जाकर के खोले जाएं, और पानी फिर वहां जो दूषित पानी हो उसका पहले ट्रीटमेंट हो, और पानी शुद्ध हो जाए तब नदी नाले में डाला जाए। और ये जो जहां पर ये अभी उद्योग चल रहे हैं, यहां कोई बढ़िया से उद्योग सरकार लेकर के आए, चाहे इन्हीं के माध्यम से लेकर के आए, सरकार सहयोग करे, तो एक तो ये पॉल्यूशन बंद होगा, दूसरा बेरोजगारी दूर होगी, तीसरा मेरे उन्नाव का विकास होगा। इसको लेकर कार्य योजना, हाँ, इसके बारे में बहुत चिंतित हूं और बहुत जोर से काम करने वाला हूं। छवि जो उन्नाव की एक समय बन गई थी, महिला विरोधी छवि, कुलदीप सेंगर का केस, आपको लगता है कि आपके बयान भी हमने सुने, आपको लगता था वो गलत, जो विधायक के साथ हुआ उनको गलत सजा हुई? नहीं, मुझे लगता नहीं था। अच्छा, वो गलत था। जिस दिन की, जिस टाइम की घटना बताई गई थी, उस समय कुलदीप सेंगर कानपुर में थे, उन्नाव में थे भी नहीं। तो मैं उस बात से सहमत नहीं हूं। क्षमा करिएगा, मीडिया से हैं। मीडिया के लोगों ने उन्नाव की छवि को खराब करने का प्रयास किया। मैं पहले ही कह चुका हूं, ये वीरों की भूमि है, तलवार की भूमि है, कलम की भूमि है, कमंडल की भूमि है। एक दो घटना राजनीतिक कारणों से, एक दो सही भी घटना घटी थी, मोहरामा की और भगवान नगर की, लेकिन जिसके कारण बदनामी हुई, मैं कतई उस घटना से सहमत नहीं हूं। और जिस दिन कोर्ट उसे सुनेगा तो मुझे लगता है दूध का दूध, पानी का पानी करेगा। मतलब न्याय आना बाकी है आपके हिसाब से? हाँ, मेरे सामने आना बाकी है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव में किसको अच्छा मानते हैं? कौन बेहतर नेता है? अब ये सर्टिफिकेट देने का मुझे अधिकार नहीं है,
लेकिन आपकी बात सुनते हैं लोग। लेकिन हमारी बात सुनती हो तो राजनीति में राहुल गांधी तो पप्पू हैं, अखिलेश पढ़ा लिखा है, लेकिन अखिलेश अगर अपने पिता के पद चिन्हों पर चलें तो राजनीति में सफल हो सकते हैं, और अगर वो पिता के पद चिन्हों पर नहीं चले तो राजनीति में सफल होना बहुत कठिन काम है। वो जो कुछ बने हैं वो माननीय मुलायम सिंह के कारण बने। अगर मुख्यमंत्री बने तो अपने कारण नहीं बने, माननीय मुलायम सिंह ने बनाया तो बने। तो हर एक व्यक्ति को अपने माता पिता से सीख लेनी चाहिए। यद्यपि इस विषय में मुझे नहीं बोलना चाहिए, पर मेरा उनसे संबंध है। संबंध तो मेरा सबसे है, जी जी। अखिलेश जी से विशेष संबंध है। राजनीति अपनी जगह, निजी जीवन अपनी निजी जीवन अपनी तरह। तो मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है। अगर सही तरह से चलें पिताजी के पद चिन्हों पर तो थोड़ा बहुत सही चल सकते हैं। लेकिन पीडीए ही एनडीए को हराएगा, ऐसा अखिलेश यादव कह रहे हैं। उनको विश्वास है इस बात। लोग रात में सपने देखते हैं, वो दिन में सपने देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता वो अपनी भी 1-2 सीट बचा पाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। अभी तो 80 की 80 सीटें मेरे हिसाब से भाजपा के खाते में जाने वाली हैं। चलिए, अंतिम सवाल। मोदी जी आप कहते हैं लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। मोदी जी के बाद आप इसका चेहरा देखते हैं, आपको लगता है कौन सा इस देश को संभालेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, और मोदी जिसको आशीर्वाद दे देंगे वही प्रधानमंत्री बन जाएगा। और यहाँ सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके से होता है। कभी किसी ने सोचा था कि रामनाथ कोविंद देश के राष्ट्रपति बनेंगे? उन्होंने भी नहीं सोचा था। 2 दिन पहले मेरे पास बैठे थे, उनको भी नहीं पता था। क्या श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को पता था वो राष्ट्रपति बनेंगे? अभी की घटना आपने सुना, राजस्थान में भजनलाल शर्मा तीसरी चौथी लाइन में पीछे बैठे थे, अपने आंख का कीचड़ साफ कर रहे थे, और जिन्हें मुख्यमंत्री की शपथ लेनी थी वो आराम से अपना नीट पार के कपड़े पहन के